नक्सलवाद के खिलाफ ऐसा लगता है कि भारतीय स्टेट की लड़ाई संभवतः अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। और हमने बसवराज को, जो 2017 में जनरल सेक्रेटरी बना, 2025 में मार दिया, यानी 3 5 8 साल का उसका जनरल सेक्रेटरी का करियर। बहुत मेरे हिसाब से ठीक टाइम पे उसको निपटा दिया है हमने। और 1.5 बहुत करोड़ ही का, खूंखार, हाँ बहुत ही चालाक, हाँ, बहुत शातिर, ही होशियार और शातिर आदमी था। और उसके रहते संभव नहीं था वो टेक्टिकल उसका माहिर था, वो माओइज्म गुरिल्ला को वॉरफेयर का। जड़ से उखाड़ना। अब जो है ना, एक तरह से कहो कि धड़ बचा है, सर कट चुका है इनका, सिर जा चुका है उनका। और ये बेहतरीन, देखो, किसी के मौत पे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पर उसकी मौत पे मुझे खुशी हुई, क्योंकि समाज के लिए वो खतरा क्योंकि था। कितने लोगों को उसने कितने बुरी तरह से उड़ाया था। बिल्कुल। ये दर्जन, मतलब सीआरपीएफ के जवान, नेता लोग, कितने कॉन्वॉय उड़ा दिए थे उस आदमी ने। तो उस पूरा आदमी जो का जाना एक अच्छा संकेत है। वो जो जिसमें कांग्रेस नेताओं की पूरी एक लीडरशिप खत्म हो गई थी, 2018 का है ना वो, जिसमें नंद कुमार पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जिन सब की महेंद्र कर्मा निधन हुआ था, वो उसके मास्टरमाइंड में, इसका नाम मल्टीपल FIRs हैं, बहुत खैर सारे। वो तो, पर ये कि हमने एक डिफिकल्ट टेरेन में उनको मात दे दी है। दूसरा था माता कि है। एक समस्या जो इतने सालों से भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को विकास से दूर रख रही थी। सड़क नहीं बन पा रहे थे, सरकारी योजनाएं नहीं लागू हो जो पा गांव रही के थी। लोग थे वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे थे। हाँ, वो बहुत जरूरी है कि जैसा भी है हमारा लोकतंत्र, पर यही व्यवस्था हमने स्वीकार की है। इसको जड़ से उखाड़ देने के सपने लेकर कुछ लोग जंगलों में रहें और गाहे बगाहे हमारी सभ्यता पर, हमारे जीवन शैली पर, हमारी व्यवस्था पर इस तरह का चोट करते रहें बार बार, हर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में एक बड़ी घटना कर देना, वो काफी चिंता का विषय था। ये भी था कि क्या ये देश इतना शक्तिशाली है तो फिर इस समस्या से क्यों नहीं निपट सकता। अगले साल की डेडलाइन है जो गृहमंत्री ने जो दी थी, मुक्त करने की, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। और होपफुली, क्योंकि देखो ये होता सब जनता के नाम पे है, सर्वहारा के नाम पे है। ये वायलेंस पूरी दुनिया में असफल हो चुका है। ठीक है, इस दौर में तो सर वैसे भी इस वायलेंस से बनी हुई व्यवस्थाएं बिखर चुकी हैं। चीन कहने को है माओ का देश, पर हकीकत यह है कि वो पूंजीवादी देश है अभी, और एक पार्टी का एक तरह से रूल है, उतना ही रिलेशन है उससे। उस हिसाब से देखें तो जो व्यवस्था पूरी दुनिया ने नकार दिया है, उस व्यवस्था को जबरदस्ती हमारे ऊपर लाकर ही दम भरने का जो जिन लोगों ने कसम खाई थी, उनका अंत हो जाए और फिर वो हिस्सा भी देश में वैसे ही रहे जैसे कि बाकी हिस्से हैं, तो एक समरसता आएगी। इसमें तो जो एक चीज़ और देखने को मिलता है, आपने कभी देखा है जो जवान हमारे कैंप लगा के नक्सल इलाकों में रहते हैं, उनकी हालत कैसी होती है? 2007 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लाल सलाम नाम था, ऐसे ही फ्री था तो मैंने बनाता हूँ। सोनभद्र में 3 स्टेट जुड़ते हैं, आपको पता ही होगा। तो नक्सल प्रभावित इलाका है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जी। तो एक जगह थी माची, जो रावजिन से थोड़ा आगे पे गांव में। तो वहाँ के SP होते थे राम कुमार, तो वो ले गए कि चलो मैं लेके चलता हूँ। तो मैं वहाँ 2 रात रुका था वहाँ के कैंप में, माची में। सर वहाँ के जो लोग थे, इतनी गर्मी, लाइट की व्यवस्था नहीं, क्योंकि लाइट और तार वार से घेर के हर समय डर की कब अटैक कर देंगे। एक अगर साहब को बाहर जाना है तो पूरा 10 गाड़ियों का जत्था चलता था, और पानी इतना ख़राब कि वो पी नहीं सकते, जितनी व्यवस्था सरकार दे सकते थे। वर्स्ट कंडीशन में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कब फट के मर जाएंगे, मतलब माइंस वगैरह, लैंडमाइन वगैरह लगा है, कुछ लगा है, या हमला कर देंगे। उस समय उन्होंने बताया कि हम जब किसी को मारते हैं टारगेट निशाना करके मारते हैं एक आदमी को। नक्सली अगर किसी पे हमला करते हैं तो मान लीजिए 2 गोली में आपका काम हो सकता है, लेकिन आपको 200 गोली मारेगा, वो मारता रहेगा। तो उस कंडीशन में देखा कि इनकी लाइफ ख़त्म होती है, छुट्टी नहीं मिलती, जंगल में पड़े हैं, मच्छर काट रहा है, बीमार हो रहे हैं, दूर दूर तक इलाज की व्यवस्था नहीं होती है उनकी। और वहाँ के जो गांव वाले थे, मुश्किल से 10 घर का एक गांव था, माची है अभी भी। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने, मतलब दुद्धी छोटा सा इलाका है, सोनभद्र कोई बहुत हाईफाई वो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है।
उन्होंने बताया हम कभी बस नहीं देखे, रोड तक नहीं गए। तो इन नक्सलवाद की वजह से वो पूरा इलाका दुनिया ही नहीं देख पा रहा, पिछड़ा रहा है। तो इन नक्सल सिर्फ ये नहीं कि उड़ा के मार देते हैं, उसकी वजह से सब सारी व्यवस्था जो होती है दोनों चरमरा तरफ जाती का है। प्रेशर है गांव वालों पे ना, दोनों मतलब जैसे अब तो ये DRG बहुत सक्सेसफुल प्रयोग रहा, जो इन्होंने सरेंडर्ड एक्स दिया। नक्सलाइट को बुला करके उन्हीं की फोर्स बनाई, और वो उस टेरेन को और उनकी टेक्निक्स को बेहतर समझते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को जानते हैं कि ये पीछे कैसे हटते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, किन जगहों पे छुपते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। फिर पैरामिलिट्री के 1-2 मेरे परिचित हैं और मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो जब हम अक्सर इस तरह की खबरें नहीं आती थी कि एक विस्फोट हो गया और हमारे जवान जो है शहीद हो गए, गाड़ी में जा रहे थे, IED बिछा हुआ था, या आमने सामने की लड़ाई में भी, तो मैंने कहा यार हमारे जवान तो इतने ट्रेंड होते हैं और उनके पास मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर हथियार भी होंगे, ऐसा कैसे हो पाता है? तो वो मुझे समझा रहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स है ना। पहली चीज़ तो पोजीशन की एडवांटेज है उनके पास। जैसे आप किसी कमरे में घुस रहे हैं, आप ये सोच करके घुस रहे हैं कि इस कमरे में मैं रोज़ घुसता हूँ, पर उसके दरवाजे के पीछे 3 लोग छिपे हुए हैं, आपको पता नहीं है। तो जंगल में जब आप जाते हैं नॉर्मल कॉम्बिंग करने या पेट्रोलिंग करने, वहाँ पर घात लगा करके कोई आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हो सकता है। अच्छा, वो उसको कैसे पता कि यहाँ आज टुकड़ी जा रही है? तो बोले कि आपके यहाँ जो चाय लेकर के आ रहा है ना कैंप में, आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक टुकड़ी जो 30 जवानों की टुकड़ी निकली है कहीं, उसकी सूचना आप अभी निकली है और 100 नक्सली जो बैठे हैं उन तक पहुंच गई हो, जो यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हैं। तो वो आपको आराम से तब तक सुरंगें बिछा करके कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ उन्होंने बताया था उस ज़माने में कि जो चाय बेचने वाले या छोटा सा एक जो खोपचा होता है पान का, गुमटी, वो बेचने वाली ही नक्सली हैं जो दिन में पान लगा रहा है, लेकिन वो अपने सरदार के साथ मिला हुआ है, हमला करना वो उनके साथ हो लेते हैं। तो इनकी व्यवस्था बड़ी अंदर तक फैली रहती है। इनके गुप्तचर जो होते हैं वो सब गांव के लोग होते हैं। तो इससे क्या हुआ ना, इससे प्रॉब्लम खानचा ये एक हुई, चूंकि आम लोगों में नक्सल सपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए, इसकी वजह से ये पाया गया कि ये भी नक्सली हो सकता है, ये गांव वाले और इस वजह से फिर ह्यूमन राइट वायलेशन हुए। तो ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती रही। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लेफ्ट विचार के लोग हैं, वो हमेशा इसको इस तरह से देखते रहे कि नहीं आप वहाँ पर ऑपरेशन मारें, वो एक अच्छी बात है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बहाने आप वहाँ गांव के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप बेकसूरों को नक्सली बता करके अगर मार दिया गलती से, तो आप बोलते हैं कि ये तो नक्सली था और कोई आइडेंटिफिकेशन का तरीका नहीं है। इस वजह से वो प्रॉब्लम पिछले दिनों काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुई थी। इस बीच थोड़ा सफाई से काम हुआ है। आइडियोलॉजिकली ना वो हुआ ना एक डिफरेंस। एक बार ये लोग गिर गए थे सारे। YS राजशेखर रेड्डी आंध्रा के चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने एक फोर्स बनाई थी ग्रेहाउंड जी, बहुत जबरदस्त फोर्स बनाई थी इन ताकतों से लड़ने के लिए। और एक बार ये पूरी लीडरशिप गिर गई थी, ऐसा कहा जाता है बार बार, और उसमें कुछ सत्य है, तथ्य है। वो गिर गए थे तो दिल्ली में जो है प्रेशर डालकर ऑपरेशन को रुकवाया गया था। उस समय सरकार में वो लेफ्ट का समर्थन भी था, तो लेफ्ट की चूंकि आइडियोलॉजी एक तरह की है इनकी और लेफ्ट की ये बस एक्सट्रीम है, तो उस समय रुकवा दिया गया था, नहीं तो उस समय ये मर जाता। ऐसा कहा जाता है कि जो लीडरशिप गिरी थी उसमें ये भी था। ये उस समय यंग था। किशन जी शायद तब लीडर होगा, या गणपति, दोनों में से। गणपति होगा या तो ऐसी स्थिति होती है कि आइडियोलॉजी सेम होने के कारण भारत में उनका समर्थन भी बहुत रहा। गांव में चूंकि उनका जो लिटरेचर है, उनका जो स्टाइल है, वो ये प्रिटेंड करता है कि हम गरीबों की मदद, ये गरीबों का आंदोलन है, और भारत में बहुत गरीब है। ये क्लास वॉर उन्होंने बनाया। तो उसकी शिक्षा में क्या हुआ कि जो लोग दिन में आपके यहाँ काम कर रहे हैं, रात में हो सकता है वो आपके घर पर हमला भी करें, या जो दिन में कोई सामान्य काम कर रहे हैं, अपना खेत जोत रहे हैं, पर रात में हो सकता है कि वो जो झुंड आएगी बंदूकों के साथ और भालों के साथ, और उनमें से ये भी होंगे, उसमें वो भी हो सकते हैं। इससे मैंने ये देखा है, मैं यहाँ से घर जाता हूँ ड्राइव करके, थोड़े दिनों पहले की बात है, कुछ साल हो गए हैं, मैं आमस जगह है एक जी,
वही बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश का वो रीजन जो है ना, इस तरफ बिहार की तरफ, औरंगाबाद, गया, जी जी। इन इलाकों में। तो एक बार मैं सुबह सुबह बनारस से निकला तो मुझे किसी ने बताया कि आगे ना बहुत चेकिंग वगैरह। पंगा है। तो मैंने कहा क्या पंगा है? प्रेस व्रेस तो लिखा हुआ था गाड़ी में। मैं गया तो वहाँ कोई नक्सली तो नहीं थे, कोई माओवादी तो नहीं थे, पर एक लाइन से ट्रकें जल रही थी, एक लाइन से, मतलब गिनता जा रहा हूं मैं। ये सब ट्रक जो है ना, नक्सलियों ने बंद किया था, इन्होंने ट्रक चला दिया था, यही था। हाँ, हाँ, किसी नक्सली कार्डर की हत्या हुई थी, मतलब की मौत हुई थी मुठभेड़ में, उसके खिलाफ उन्होंने बंद रखा आह्वान हुआ किया था। हाँ। पर हाईवे है, देश का व्यापार उसी हाईवे से होता है। ट्रक से जरूरी सामान कलकत्ते से बनारस या दिल्ली या अमृतसर जा रहा होता है, और इधर से भी सामान उधर जा रहा होता है। उन ट्रकों को आग लगाने से आपको क्या मिलता है? लेकिन आम जन तो उसमें पिस गया ना। एक लाइन से बॉस, बड़ी बड़ी ट्रकें जल रही थी, कुछ जल चुकी थी, कुछ जल ही रही। मुझे याद है ये स्टोरी, तभी मैंने कहा बंद का उन्होंने किया था। तो काफ़ी मतलब विकास के काफ़ी प्रोजेक्ट्स इनकी वजह से नहीं आए। वहाँ कोई अथाह ज़मीन है वहाँ पर वहाँ कोई भी कंपनी इसलिए हाथ नहीं डालती क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चलने नहीं देंगे। बाय द वे उसकी भी अपने ये सब कहानियाँ भी हैं कि अगर आप रिश्वतखोरी कर दें वहाँ तो चलने भी देते हैं, ले भी बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसको वो सड़क बनाने के भी पैसे लेते हैं, फिर उस पैसे से हथियार खरीदते हैं, फिर इसी का बुलडोजर या जो सड़क बनाने का यंत्र है उसमें आग लगा देते हैं। जैसे अभी साम्यवाद वाली बात है, इतनी अजीब सी बात है कि समानता, और इनका जो भी महासचिव होगा गैर तेलुगु भाषी किसी का बनना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो अक्सर उसमें भी अपर कास्ट ही मोस्ट लाइकली। हाँ, मोस्ट लाइकली। मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो ब्राह्मण थे, हाँ, भूमियार थे, है ना, ठाकुर थे। ये लोग आइडियोलॉजी ड्रिवन थे। ये एक, इनको लगता था मैं एक सिद्धांत के लिए लड़ रहा हूँ। और ये पढ़े लिखे बैंक में काम करने वाले डॉक्टर तो जैसे लोग होते थे। था, इंजीनियर था। हाँ, ये हाँ, ये बढ़िया आरईसी में पढ़ा हुआ, वारंगल में अच्छा स्टूडेंट था, सुना है। पर होता क्या था कि जो गुंडे बदमाश थे जैसे झारखंड में, उन्होंने भी एक रास्ता चुन लिया, जिनका काम ही वसूली था। पर इधर वसूली करते तो पुलिस मार देती, तो उन्होंने क्या किया, वो मेंबर भी हो गए, लाल सलाम, ठीक है, फिर झंडे के नीचे वसूली करते रहे। तो वो रंगदारी की व्यवस्था जो है, जो बिहार में बहुत थी जमी हुई, वो झारखंड अलग होने के बाद भी चलती रही। और कुछ जो इस तरह के एलिमेंट थे, उन्होंने एक आइडियोलॉजी का लवादा उड़ लिया कि अब मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं तो क्रांतिकारी हूँ। हाँ, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, झंडाधारी हूँ मैं। ये जो सरगुजा और छत्तीसगढ़ के इलाका ना, यहाँ तेंदू पत्ती का काम बहुत होता है। तो मेरे चाचा गए थे, तो वहाँ क्या होता था कि वो आते थे, आम आदमी आएगा आपके बगल में बैठेगा, लाल सलाम, तो आपको लगेगा सलाम। तो ये नए थे, ठेकेदारी ले लिए थे। क्या लाल सलाम पे वालेकुम सलाम कर दिया आपने? मतलब उनको लगा वालेकुम सलाम वाला मामला है। लाल सलाम वाले सलाम अलैकुम। और एक पर्ची छोड़ के चला गया, कुछ बोला नहीं उसने। तो इन्होंने खोला, उसमें लिखा था लाल सलाम, और आदमी आएगा पैसा दे देना। तो उन्होंने क्या लिख के गया, उन्होंने कहा अरे आप छोड़िए, जो मांग रहे हैं दे दीजिए, वरना जिंदा उंदा नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। 30%। ये जैसे आपने फड़ वहाँ होता है ना जहाँ तोड़ के रखते हैं, तो फड़ लिया कि इतने पेड़ या इतनी जगह हमारी, तो उसने देख लिया अच्छा 10 लाख का माल है, 3 लाख रुपए दे दो पहले। तो वो उसूली इनका करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इनका जो नेटवर्क होता है पूरा का पूरा, जैसे एक होता है हिसाब, किसी ने गलत किया है तो एक खबरी उनको खबर दे, गांव में ऐसा कर दिया कि उसका किसी को छेड़ दिया या मर्डर कर दिया या लूट लिया, पैसा छीन लिया, तो फैसले का वो टांग देते थे कि कल फैसला करने आएंगे, और भाग नहीं सकता है जो जिसके खिलाफ फैसला होना, क्योंकि पूरे घर को मार डालेंगे वो। फिर वो आते थे और बांध करके, मतलब बढ़िया से पेड़ में बांध के, सुटाई जिस लेवल का हो। हाँ, जस्टिस सिस्टम था, कोर्ट, कंगारू कोर्ट बोलते हैं ना जिसको, वैसा लगता था। वो हाथ काट दिया, ज़्यादा वो सर काट दिया, चले जाते थे। लेकिन जिसकी सुनवाई करने आते थे उसकी एक व्यवस्था होती, खाना पीना उसकी जिम्मेदारी है। वो लोग आए हैं 50 लोग, खाना वाना बना के खिलाओ, नहीं तो वो हो जाएंगे। तो इसका इलाज अगर मतलब सिर्फ हिंसा से नहीं होगा,
इसके इलाज का एक दूसरा तरीका है कि सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि इनकी पहुंच जहाँ तक नहीं थी वहाँ तक हो, लोगों को न्याय मिले, ताकि इन जो पे विश्वास ना बलशाली करें। हैं वो विजयी हो, सिर्फ बल के दम पर ऐसा नहीं हो। शोषण एक सत्य है जिसका समाधान भी हमारी व्यवस्था को करना न्याय पड़ेगा, व्यवस्था को तो करना ये नहीं तो फिर से ये उगा ये बिल्कुल। ये एक सफाई के बाद आपको तुरंत एक विकास की पाइपलाइन, मुख्यधारा मतलब वहाँ समृद्धि की पाइपलाइन वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी, नहीं तो अधूरा है। सोनभद्र के जितने इलाका है वहाँ आपने देखा है कि वो क्रशर मशीन लगी हुई है, माइनिंग के काम बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने यही बोला था कि ये काम, अगर मेरा ये था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं फिल्म बना के इसको रुकवाऊंगा, ये उद्देश्य था। वो फिल्म बना के मुझे ये फिल्म मिली थी। उसने कहा जिस दिन तुम ये बंद करा दोगे ना तो यहाँ 25,000 लोग काम करते हैं। वो हैं जो छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी से काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई कुछ नहीं है। तुम ये बंद कराओगे, 25,000 में से 5,000 लोग नक्सली बन जाएंगे, तो ये मत करो। तो उसने ये स्टोरी फिर मुझे दी, इलीगल माइनिंग है, चलने दो, चलने दो, व्यवस्था रहेगा तो ठीक रहेगा। सिस्टम है बना हुआ अपना। ब्लैक इकोनॉमी है, चलने दो, नोटबंदी करोगे क्रैश हो जाएगा।